हिंदू अखबार के संपादकीय विश्लेषण में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव की बात हो तो मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जो सीधा सीधा लाखों परिवारों की जिंदगी से जुड़ा है, और वो है प्रवासन यानी माइग्रेशन। तो चलिए आज इसी गर्मागर्म बहस की पड़ताल करते हैं। तो बिहार के चुनावों में माइग्रेशन यानी प्रवासन एक कह सकते हैं कि सेंट्रल थीम बन गया है। लेकिन ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है ना। ये असल में लाखों लोगों की उम्मीदों और मजबूरियों की कहानी है। और जाहिर सी बात है, जब मुद्दा इतना बड़ा हो तो हर पॉलिटिकल पार्टी इसे अपने अपने हिसाब से भुनाने में लग जाती है। 74.54 लाख, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। और यही वो आंकड़ा है जो हमें इस पूरी बहस का स्केल समझाएगा, इसका साइज बताएगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये नंबर है क्या? तो ये जो नंबर है ये 2011 सेंसस के हिसाब से उन बिहारियों का है जो बेहतर मौकों की तलाश में अपना घर-बार छोड़कर हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। जरा सोचिए, मतलब एक पूरी की पूरी पीढ़ी जो अपने ही राज्य से दूर रहने पर एक तरह से मजबूर है। और बस यही वो आंकड़ा है जो इस सारी पॉलिटिकल डिबेट की जड़ में है। अब देखिए, जब मुद्दा इतना बड़ा हो तो पॉलिटिक्स तो होगी ही, जाहिर है। और इस चुनाव में माइग्रेशन को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग, एकदम ऑपोजिट कहानियां बनाई गई। मतलब दोनों ही पक्ष इस एक मुद्दे को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल करने में लगे थे। तो एक तरफ है ऑपोजिशन, आरजेडी। उनका कहना साफ था कि भाई जो सरकार अभी पावर में है वो मौके बनाने में फेल हो गई है और इसी वजह से लोगों को मजबूरी में बाहर जाना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ रूलिंग कोलिशन यानी एनडीए। अब उनका एंगल देखिए, वो इस बात से मतलब कुछ हद तक तो इनकार ही कर रहे थे और ध्यान भटकाने के लिए एक नया मुद्दा ले आए, इलीगल इमिग्रेंट्स का, कि देखो असली प्रॉब्लम तो वो है। रोजगार पैदा करो, पलायन रोको, ये ऑपोजिशन के कैंपेन का सेंट्रल स्लोगन बन गया था। मतलब पूरा कैंपेन इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूम रहा था। और इसके पीछे की सोच भी बिल्कुल साफ है। ये नारा माइग्रेशन को एक प्रॉब्लम की तरह देखता है और कहता है कि इसका एक ही सोल्यूशन है, लोकल लेवल पर जॉब्स क्रिएट करना। अब रूलिंग कोलिशन की स्ट्रैटेजी वो बिल्कुल अलग थी। एडिटोरियल के मुताबिक उन्होंने एक तरह से डर का माहौल बनाने की कोशिश की। दो तरह के डर, पहला ये कि दूसरे राज्यों में बिहारियों से नफरत की जा रही है, और दूसरा कि बिहार के अंदर ही इल्लीगल माइग्रेंट्स आ गए हैं। और जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इलेक्शन कमीशन ईसीआई ने जब अपना सर्वे किया तो उन्हें ऐसा कुछ मिला ही नहीं। मतलब लार्ज स्केल पर ऐसे इमिग्रेंट्स का कोई सबूत ही नहीं मिला। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर हम माइग्रेशन को एक प्रॉब्लम की तरह देखें ही ना? क्या ये देखने का नजरिया ही गलत हो सकता है? और बस यहीं पर ये एडिटोरियल एक बिल्कुल नया एंगल सामने रखता है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो इस पूरी पॉलिटिकल डिबेट की बुनियाद पर ही सवाल उठा देता है। बाहरी प्रवासन में स्वाभाविक रूप से कुछ भी अवांछनीय नहीं है। ये एक अकेले लाइन पूरी बहस का रुख मोड़ देती है। एडिटोरियल का कहना है कि बाहर जाना, माइग्रेशन, अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है। असल में एडिटोरियल हमें ये याद दिलाता है कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट की कहानी का एक हिस्सा है, हमेशा से होता आया है। ये किसी सोसाइटी की फेलियर का साइन नहीं है, बल्कि ये तो प्रोग्रेस का एक नॉर्मल स्टेज है। तो सवाल उठता है कि ये माइग्रेशन इतना नेचुरल, इतना अनअवॉइडेबल क्यों है? खैर, इसकी वजह काफी साफ है। पहली बात तो ये कि बिहार की आबादी काफी यंग है और वहाँ फर्टिलिटी रेट भी ज्यादा है। दूसरा, पूरे हिंदुस्तान में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एक जैसे नहीं है ना? कहीं ज्यादा है, कहीं कम। तो ये जो डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, ये मिलकर लोगों को मूव करने के लिए नेचुरली ही पुश करते हैं। अच्छा, तो अगर माइग्रेशन को रोका नहीं जा सकता, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो फिर सरकार को करना क्या चाहिए? तो अब ये एनालिसिस एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ता है, और वो सोल्यूशन है माइग्रेशन को रोकने के बजाय माइग्रेंट्स को एम्पावर करने पर फोकस करना। तो यहाँ पर पॉलिसी में एक फंडामेंटल शिफ्ट का सजेशन है। मतलब हमारा लक्ष्य लोगों को रोकना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा लक्ष्य उन्हें इतना केपेबल बनाना होना चाहिए कि वो दुनिया में कहीं भी जाकर सक्सेसफुल हो सके। और इसी को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल बनाना। और ये ह्यूमन कैपिटल बनता कैसे है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को बेहतर करना। दूसरा, हेल्थ स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना। और जब ये दोनों चीजें होंगी तो इनकी बुनियाद पर एक हाईली प्रोडक्टिव और स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना।
अब इस पूरी स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या होगा? सोचिए, एक स्किल्ड बिहारी युवा, वो चाहे बिहार में काम करे या बेंगलोर में या कहीं और, वो इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ में ही तो कंट्रीब्यूट करेगा। ये एक विन विन सिचुएशन है। इसमें बिहार का भी फायदा है और पूरे देश का भी। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर लाके छोड़ देता है। हमारी पॉलिसीज का असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या लोगों को उनकी जड़ों से बांध कर रखना, या फिर उन्हें इतने मजबूत पंख देना कि वो कहीं भी किसी भी आसमान में उड़ान भर सकें? और इस सवाल का जवाब शायद वही बिहार का भविष्य तय करेगा। हमारा अगला और दूसरा संपादकीय विषय है दक्षिण पूर्व एशिया में चल रही स्कैम फैक्ट्रियों का बढ़ता खतरा और इनसे निपटने के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आखिर क्यों और कितनी जरूरत है। देखिए, ये सिर्फ एक वित्तीय अपराध का मामला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गंभीर मानवीय संकट है, जिसे समझना शैक्षिक दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत में इसे लेकर चिंता कितनी बड़ी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी बहुत ही गंभीर चिंता जताई है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो खतरनाक तेजी से फैल रहा है और देश के नागरिकों को बड़े पैमाने पर अपना शिकार बना रहा है। और कोर्ट ने ना एक खास तरह के स्कैम पर उंगली रखी है, जिसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। सोच कर देखिए, किसी को फोन आता है, फोन करने वाला खुद को एक बड़ा पुलिस अफसर बताता है और किसी गंभीर अपराध में फंसाने की धमकी देकर तुरंत पैसे मांगता है। ये दिखाता है कि ये लोग कितने बेखौफ और शातिर हो चुके हैं। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स मुद्दे को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे धोखाधड़ी की इस नई लहर से, फिर चलेंगे इन स्कैम फैक्ट्रियों के अंदर, उसके बाद समझेंगे कि वो कौन सा जियोपॉलिटिकल माहौल है जो इन्हें पनपने दे रहा है, फिर भारत पर इसके दोहरे असर का विश्लेषण करेंगे और आखिर में इससे निपटने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, धोखाधड़ी की एक नई लहर। यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, ये जो हो रहा है ना, ये हमारा जाना पहचाना पारंपरिक साइबर क्राइम नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड है। एक बिल्कुल नया ढांचा है जिसके स्केल को समझना बहुत जरूरी है। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। जहां ट्रेडिशनल साइबर क्राइम अक्सर छोटे मोटे ग्रुप्स करते हैं एक ही जगह से, वहीं ये नई लहर एक इंडस्ट्री के लेवल पर काम कर रही है। ये एक ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क है जो बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह सिस्टमैटिक तरीके से लोगों को अपना निशाना बना रहा है। तो सवाल ये है कि इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के पीछे की असलियत क्या है? हमारा अगला सेक्शन स्कैम फैक्ट्रियों के अंदर इसी सच्चाई को सामने लाता है। ये कोई आम ऑफिस नहीं है, नहीं, ये आज के जमाने के गुलामी के अड्डे हैं, ऐसी जगह जहां ना कोई कानून है ना इंसानियत। ये जो स्कैम फैक्ट्रियां हैं, जिन्हें स्कैम कंपाउंड्स कहा जाता है, ये ज्यादातर म्यांमार जैसी जगहों पर हैं जहां लड़ाई झगड़ा और अस्थिरता का माहौल है। और बात सिर्फ ये नहीं है कि वहां सरकार का कंट्रोल नहीं है, बल्कि चिंता की बात तो ये है कि वहां का शासन खुद इन अपराधियों से मिला हुआ है, जो उन्हें काम करने के लिए एक सेफ जोन देता है। तो कोई इन कंपाउंड्स तक पहुंचता कैसे है? ये पूरा प्रोसेस ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक भयानक खेल है। शुरुआत होती है एक बहुत ही लुभावने जॉब एड से। लोगों को थाईलैंड जैसी वीजा फ्री कंट्री में ले जाया जाता है और वहां से गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करा के म्यांमार के उन इलाकों में पहुंचा दिया जाता है जहां हथियारबंद गुटों का राज है। और बस एक बार वहां पहुंच गए तो समझिए कि वो गुलाम बन गए। और इन कंपाउंड्स के अंदर के हालात, वो तो सोच से भी परे हैं। इन डिजिटल स्वेटशॉप्स में लोगों पर बेइंतहा जुल्म होता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उनसे जबरदस्ती दिन रात ऑनलाइन स्कैम करवाए जाते हैं, और अगर कोई मना कर दे तो सजाए मौत भी हो सकती है। और ये जो स्कैम करवाते हैं, उनमें से एक बहुत ही शातिर तरीका है जिसे पिग बुचरिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है कि पहले किसी से ऑनलाइन दोस्ती या प्यार का नाटक करके उसका भरोसा जीता जाता है, और फिर जब वो इंसान पूरी तरह यकीन करने लगता है तो उसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है और उसकी सारी जमा पूंजी लूट ली जाती है। मतलब ये इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों तरह का शोषण है। अब सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े लेवल पर ये सब चल कैसे रहा है? कोई रोक क्यों नहीं पा रहा? इसका जवाब छिपा है जियोपॉलिटिक्स में।
हमारा अगला सेक्शन इसी पर है कि कैसे कुछ जगहों का राजनीतिक माहौल इन अपराधों को पनपने के लिए जमीन तैयार करता है। ये अपराध यूं ही कहीं भी नहीं पनपते। तो कहानी शुरू होती है 2021 से। म्यांमार में मिलिट्री ने तख्तापलट किया और पूरे देश में सिविल वॉर जैसे हालात बन गए। इस उथल-पुथल का फायदा उठाकर वहां की मिलिट्री सरकार ने क्या किया? उन्होंने लोकल हथियारबंद गुटों को बॉर्डर गार्ड फोर्स का नाम दे दिया और अब यही गुट इन स्कैम सेंटरों को अपनी जमीन पर पनाह देते हैं और बदले में उनसे मोटा टैक्स वसूलते हैं अपने मिलिट्री ऑपरेशन चलाने के लिए। तो ये सिर्फ सरकार के कंट्रोल की कमी नहीं है, नहीं, ये तो एक एक्टिव पार्टनरशिप है। म्यांमार की मिलिट्री सरकार और ये हथियारबंद गुट दोनों मिले हुए हैं और इसी मिलीभगत की वजह से ये क्रिमिनल नेटवर्क इतना फल फूल रहा है। और पैसों का जो खेल है वो भी बहुत शातिर है। सब कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि पैसा ट्रेस ही ना हो सके। पहले पैसा म्यूल्स के जरिए मतलब लोगों के जरिए घुमाया जाता है, फिर कंबोडिया के हुयोने पे जैसे शेडी बैंकों से निकाला जाता है और आखिर में उसे क्रिप्टो में बदल दिया जाता है, जिसके बाद उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब जो ग्लोबल एजेंसीज इस पर नजर रख रही हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। ये सब चला रहे हैं चीन के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स। वही किंगपिन है जो इस पूरे इंटरनेशनल ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो अब आते हैं भारत पर कि इस ग्लोबल प्रॉब्लम का इंडिया पर क्या और कैसा असर पड़ रहा है। और असर बहुत ही खास और गहरा है। भारत इसमें दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ हमारे लोग इसके शिकार बन रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे ही लोगों को इसमें फंसाया भी जा रहा है। ये दोहरी मार कैसी है? देखिए, एक तरफ तो हजारों भारतीयों को अच्छी नौकरी का लालच देकर इन स्कैम फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है जहां उनसे गुलामी करवाई जाती है, और दूसरी तरफ भारत में बैठे लाखों लोग उन्हीं स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं जो इन्हीं बंधकों से जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर और दोहरा संकट है। तो इतनी बड़ी मुसीबत से निपटने के लिए एक मजबूत और व्यापक रणनीति चाहिए होगी। तो देखते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है। ये तो साफ है कि कोई भी देश अकेला इससे नहीं लड़ सकता। इसके लिए हमें 3 लेवल पर एक साथ काम करना होगा: डोमेस्टिक, रीजनल और इंटरनेशनल। अपने देश के अंदर आरबीआई और सरकारों को मिलकर लोगों को जागरूक करना होगा, साइबर पुलिस को और मजबूत बनाना होगा। रीजनल लेवल पर भारत को चीन और थाईलैंड के साथ मिलकर म्यांमार और कैम्बोडिया की सरकारों पर दबाव बनाना होगा कि वो इन अड्डों को बंद करें। और आखिर में इंटरनेशनल लेवल पर अब वक्त आ गया है कि यूनाइटेड नेशंस इसमें दखल दे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम इस संकट को पहचानें कि ये असल में है क्या। ये सिर्फ पैसों का फ्रॉड नहीं है, ये आज के ज़माने की गुलामी है, एक मॉडर्न स्लेवरी जहां लोगों को डिजिटल जंजीरों से बांधकर रखा गया है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब क्रिमिनल सिंडिकेट्स कोई बॉर्डर नहीं मानते, तो क्या दुनिया के देशों को अपनी सीमाओं में बंद कर रहना चाहिए? इस ग्लोबल खतरे को रोकने के लिए दुनिया की एक सामूहिक जिम्मेदारी क्या बनती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। हमारा अगला और तीसरा संपादकीय विषय है बिहार की चुनावी राजनीति। चलिए इसे एक गहरे शैक्षिक नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। बिहार की राजनीति को लेकर ना एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा से रहा है। वो ये कि आखिर क्यों दशकों के राजनीतिक बदलाव के बाद भी वहां के जमीनी आर्थिक हालात नहीं बदलते। मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो आ गई, पर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहाँ है? तो इस चुनावी मैदान में कौन कौन से मुख्य खिलाड़ी हैं और वो वोट पाने के लिए कौन सी जानी पहचानी रणनीतियां अपनाते हैं, चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी। उनका फोकस तो अपने कोर वोट बैंक पर रहता ही है, लेकिन साथ ही वो सरकारी नौकरियों का वादा भी जोर शोर से करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बिहार में रोजगार की कमी की वजह से लाखों लोग पलायन करने को मजबूर हैं। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की। उनकी स्ट्रैटेजी टिकी है वेलफेयर स्कीम्स पर, खासकर महिलाओं को सीधे कैश ट्रांसफर देना। ये उनका एक बड़ा चुनावी दाव रहा है, जिसने उन्हें सत्ता में बने रहने में काफी मदद की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थोड़ी मल्टीलेयर्ड है। एक तरफ सवर्ण जातियों का सपोर्ट, दूसरी तरफ केंद्र सरकार की योजनाएं, साथ में हिंदुत्व का एंगल और विकास का नारा। हालांकि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में विकास का मतलब ज्यादातर सड़कें और पुल बनाना ही रहा है। और हाँ, इन बड़े दलों के अलावा
कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज और कई छोटी छोटी जाति आधारित पार्टियां भी हैं जो अपने अपने वोट बैंक को टारगेट करती हैं। इससे यह मुकाबला और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो बिहार की राजनीति को ठीक से समझने के लिए हमें 1990 के दशक से भारतीय राजनीति को आकार देने वाली 3 ताकतों को समझना होगा: मंडल, मंदिर और बाजार। मंडल का सीधा सा मतलब है जाति आधारित पहचान और आरक्षण की राजनीति, और बिहार में आज भी ये सबसे बड़ा और सबसे मुखर चुनावी फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं। फिर आता है मंदिर यानी हिंदुत्व की राजनीति। इसकी कोशिश रहती है कि जातियों के बंधन को तोड़कर हिंदू वोटर्स को एक छतरी के नीचे लाया जाए। और तीसरा है बाजार यानी विकास का वादा। लेकिन जैसा हमने देखा, बिहार के संदर्भ में ये अक्सर सड़कों और पुलों के निर्माण तक ही सिमटकर रह जाता है। अब जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये कि नौकरियों, कल्याण और विकास की ये सारी बातें एक बहुत बड़ी, एक बुनियादी सच्चाई को छिपा देती हैं, एक ऐसी हकीकत जिस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। ये वो मुद्दे हैं जो बिहार के गरीबी और पिछड़ेपन की असली जड़ हैं, लेकिन चुनावी शोर में ये कहीं खो जाते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ वो मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जाति, नौकरी, स्कीम्स, और दूसरी तरफ वो असली मुद्दे हैं जो पूरी तरह से गायब हैं, यानी जमीन का असमान बंटवारा और खेती पर आधारित इंडस्ट्रीज की भारी कमी। तो बिहार की 2 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, जमीन का मालिकाना हक आज भी ज्यादातर सवर्ण जातियों के पास ही है, और दूसरी, उपजाऊ जमीन होने के बावजूद वहां एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नहीं हैं। नतीजा, बिहार से कच्चा माल भी बाहर जाता है और इंसान भी। चलिए अब कुछ आंकड़ों से समझते हैं कि राजनीतिक सत्ता और आर्थिक हकीकत के बीच कितनी बड़ी खाई है। ये आंकड़े ना पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देंगे। ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। 20 एकड़ से ज्यादा की जो बड़ी जमीनें हैं, उनमें से 80% से ज्यादा पर आज भी सवर्ण जातियों का ही कब्जा है। और जब हम इनकम को देखते हैं तो ये अंतर और भी साफ हो जाता है। जहां 10% सवर्ण परिवारों की महीने की इनकम 50,000 रुपए से ज्यादा है, वहीं ओबीसी में ये आंकड़ा सिर्फ 4% और ईबीसी एससी में तो सिर्फ 2% है। ये चार्ट तो इस असमानता को और भी ज्यादा उजागर करता है। राज्य की आबादी में सवर्ण जातियों का हिस्सा करीब 15.5% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व देखिए 31%। ये पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर के बीच का गैप साफ साफ दिखाता है। ये जो बात है ना, ये इस पूरी सिचुएशन को एक लाइन में बयां कर देती है। दशकों की सामाजिक न्याय की राजनीति के बाद पिछड़ी जातियों को राजनीतिक सत्ता तो मिली, लेकिन आर्थिक सत्ता आज भी उन्हीं पुराने हाथों में सिमटी हुई है। तो सवाल उठता है कि पिछड़े वर्ग के बड़े नेताओं ने भी इस मूल समस्या को क्यों नहीं छुआ। लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, बिल्कुल लड़ी, लेकिन वो लड़ाई दूसरी जातियों से आगे निकलने तक ही सीमित रही। उन्होंने भूमि सुधार जैसे मुद्दों को कभी हाथ नहीं लगाया। वहीं नीतीश कुमार ने विकास का रास्ता चुना, सड़कें बनाई, बिजली पहुंचाई, लेकिन उन्होंने भी लैंड रिफॉर्म्स कमीशन बनाने के बाद उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया ताकि बड़े जमींदारों से टकराव ना हो। तो आज बिहार एक दोराहे पर खड़ा है। इसके सामने भविष्य के 2 बिल्कुल अलग अलग मॉडल हैं, 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो वही है जो अब तक चला आ रहा है, विकास कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, जिसमें बड़े बिजनेसमैन और जमींदारों को फायदा होता है और आम जनता को कुछ वेलफेयर स्कीम्स से संतुष्ट रखा जाता है। और दूसरा रास्ता है समावेशी विकास का, जिसमें दौलत के फासले को कम करने, जमीन का फिर से बंटवारा करने और एग्रो इंडस्ट्रीज से सबके लिए रोजगार पैदा करने पर जोर हो। और पता है, यहां तक कि जो नई पार्टियां भी मैदान में आ रही हैं, वो भी सिस्टम को बदलने की बात नहीं कर रही। वो बस ये कहती हैं कि हम इसी सिस्टम को और अच्छे से और कुशलता से चलाएंगे। मतलब वो भी संसाधनों के केंद्रीकरण को एक सच्चाई मानकर चल रही हैं। तो आखिर में सबसे अहम सवाल यही है कि बिहार की राजनीति में असली मुद्दों को, यानी जमीन और संपत्ति के बंटवारे को बहस के केंद्र में लाने के लिए क्या करना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ बिहार के भविष्य के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश में आर्थिक न्याय की बहस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा चौथा और आखिरी संपादकीय विषय है पश्चिम एशिया में चल रहा शक्ति का एक बड़ा ही अजीब खेल। देखिए, एक तरफ तो है दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका, और दूसरी तरफ है 2 पुराने दुश्मन इजराइल और हमास। पर इस कहानी में ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सोचिए जरा
क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका अपने इतने ताकतवर दोस्त इजराइल पर तो लगाम कस ले, लेकिन अपने कहीं ज्यादा कमजोर दुश्मन यानी हमास पर नहीं? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए इसी विरोधाभास की तह तक चलते हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो यही है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका इजराइल पर तो इतना जबरदस्त कंट्रोल रखता है, पर हमास के मामले में उसका जोर लगभग ना के बराबर है। ये एक ऐसी पहेली है जो हमें इस पूरे इलाके में पावर का असली गेम क्या है उसके बारे में बहुत कुछ सिखाती है। अब इस पहेली को अगर सुलझाना है तो सबसे पहले हमें जमीनी हकीकत देखनी होगी, मतलब इस वक्त ग्राउंड पर चल क्या रहा है। और जवाब है एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही कमजोर सीज़फायर। देखिए, ये जो सीज़फायर है ना, ये बस नाम का है, एक पतले से धागे से लटका हुआ। मतलब एक वादा था कि हमास 13 इजरायली बंदियों के शव वापस करेगा, लेकिन वो हुआ नहीं। और हुआ क्या? हुआ ये कि हिंसा का एक नया खूनी दौर शुरू हो गया। हमास ने एक इजरायली सैनिक को मार दिया और फिर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक ही दिन में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। और तो और अब तो कतर भी, जिसे हमास का समर्थक माना जाता है, वो भी हमास पर ही समझौते को तोड़ने का आरोप लगा रहा है। तो सवाल ये है कि अमेरिका इस बढ़ती आग को बुझाने के लिए कर क्या रहा है? और यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अमेरिका का जो प्रेशर है वो दोनों तरफ एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए पहले इजराइल की बात करते हैं। अमेरिका अपने इस पुराने दोस्त पर इतना दबाव डाल रहा है जितना पहले कभी नहीं देखा गया। जरा सोचिए, 200 अमेरिकी सैनिक सीधे जमीन पर निगरानी के लिए तैनात हैं। अमेरिकी ड्रोन्स आसमान से 2400 घंटे नजर रख रहे हैं। ये सिर्फ निगरानी नहीं है, ये एक बहुत साफ संदेश है। पिछले 2 साल के इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका ने इतना सीधा दखल कभी नहीं दिया। ये सारी कार्रवाइयां साफ साफ दिखाती हैं कि अमेरिका को इजरायली लीडरशिप पर भरोसा नहीं है। और फिर ऊपर से प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान आता है कि अगर इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो अमेरिका से मिलने वाला सारा सपोर्ट खत्म हो जाएगा। ये कोई डिप्लोमैटिक भाषा नहीं है, ये एक सीधी खुली धमकी है। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि अमेरिका इजराइल को एक तय स्क्रिप्ट पर चलने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन हमास का क्या? वहां पर तस्वीर पूरी तरह से अलग है। हमास के मामले में तो कहानी एकदम उल्टी है। वो महीनों से अमेरिकी धमकियों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल रहे हैं। उन्होंने बंदूकों को छोड़ने से पहले बड़ी बड़ी रियायतें भी ले लीं, और अब वो हथियार डालने से साफ मना कर रहे हैं। हाँ, उन्हें कतर और तुर्की से सपोर्ट मिलता है, पर वो सपोर्ट कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यहीं हम इस पूरी कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर पहुंचते हैं, मतलब कंट्रोल का वो पैराडॉक्स, वो विरोधाभास जो इस पूरे खेल की धुरी है। एक एक्सपर्ट ने इस बात को बहुत सही तरीके से समझाया है। उनका कहना है कि ऐसा लगता है जैसे मिस्टर ट्रंप का इजराइल पर तो पूरा कंट्रोल है, पर हमास पर बहुत ही कम। और ये टेबल इसी फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है इजराइल, मिलिट्री के हिसाब से बहुत सुपीरियर, बहुत ताकतवर, लेकिन पॉलिटिकली वो अमेरिका के सपोर्ट पर इतना ज्यादा निर्भर है कि वो दबाव में आ जाता है। और दूसरी तरफ है हमास, मिलिट्री के हिसाब से कमजोर, लेकिन वैचारिक रूप से आज़ाद। उसे अमेरिका से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए अमेरिकी दबाव का उस पर ज्यादा असर नहीं होता। तो पावर के इस अजीब से खेल का जो असली खिलाड़ी हैं, उन पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए अब उनके नजरिए से इस सिचुएशन को समझते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए ये सिचुएशन एक दो-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ तो ये उनके लिए काफी अपमानजनक है, मतलब ये साफ दिखाता है कि इजराइल की आज़ादी, उसकी संप्रभुता असल में अमेरिकी पॉलिटिक्स से कितनी जुड़ी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ ये उनके लिए पॉलिटिकली बहुत फायदेमंद भी है। वो चाहें तो युद्ध में हुई नाकामियों का ठीकरा ट्रंप पर फोड़ सकते हैं और शांति स्थापित करने का सारा बोझ भी उन्हीं पर डाल सकते हैं। और हमास का क्या? अरे उनके लिए तो एक सुनहरा मौका है। वो पूरी दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि देखो, इजराइल एक बाहरी ताकत के सामने झुक गया, लेकिन हम मजबूती से डटे हुए हैं, और इससे हथियार न डालने की उनकी जिद को और भी ज्यादा बल मिलता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? क्या इस तरह की डील डिप्लोमेसी, मतलब ठोस दबाव वाली कूटनीति, सच में काम करती है? इसकी कुछ बहुत गंभीर सीमाएं हैं। देखिए, ट्रंप की जो मस्कुलर डिप्लोमेसी है, जो धमकियों और लेन देन पर टिकी है, वो थोड़े समय के लिए शांति तो ला सकती है, एक टेम्पररी फिक्स दे सकती है, लेकिन लंबे समय में ये सिर्फ नाराजगी और गुस्सा ही पैदा करती है।
अगर स्थायी शांति चाहिए तो उसके लिए एक बिल्कुल अलग अप्रोच की जरूरत है। एक ऐसी अप्रोच जो संयम और सुलह पर आधारित हो, जिसमें उस इलाके के लोगों की अपनी भागीदारी हो। क्योंकि असल मुद्दा यही है कि आप बाहर से शांति थोप नहीं सकते। ये तरीका जो है वो संघर्ष की असली वजहों को, उसकी गहरी जड़ों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है। इजराइल और हमास के बीच पावर का जो ये असंतुलन है, वो किसी अमेरिकी ऑर्डर से ठीक नहीं होने वाला। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और बुनियादी सवाल पर ला खड़ा कर देता है कि क्या इस तरह बाहर से थोपे गए सौदे कभी स्थायी यानी परमानेंट स्टेबिलिटी ला सकते हैं, या फिर ये सिर्फ संघर्ष की आग में घी डालने का काम करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ पश्चिम एशिया का भविष्य तय करेगा, बल्कि ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि असली शक्ति आखिर है कहाँ, किसी महाशक्ति की सेना में या लोगों के दिलों में। Thank you for watching this video. If you like it, then please share and subscribe. Thank you.